आज हम बात करने वाले प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में। देखना, बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता क्या है। देखो, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसा जनित्र है जो कि किसे उत्पन्न करता है, प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करता है। तो एक ऐसा विद्युत जनित्र जिसका उपयोग हम प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने में करते हैं, क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाता है। अब बेसिकली देखना, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। देखो, जैसे कि आपका है एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इस प्रकार से तार लगा हुआ है। अब आपकी धारा मान लेते हैं ए से बी जा रही है, कुछ समय पश्चात कहां से कहां जा रही है, बी से ए, फिर कहां जा रही है, ए से बी, फिर बी से ए से बी, बी से ए से बी, बी से ए। तो इस प्रकार की धारा को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। मतलब प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा होती है जो कि एक निश्चित समय अंतराल पश्चात अपनी दिशा को क्या करती है, बदलती है। प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा होती है जो कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद किसे बदलती है, अपनी दिशा को बदलती है। पहले वो यहां से यहां जा रही थी, अब यहां से यहां जा रही है, फिर यहां से यहां जाएगी, फिर यहां से यहां जाएगी। इस प्रकार से देखो ये क्या कर रही है, अपनी दिशा बदल रही है। तो ये वाली जो धारा है वो धारा कौन सी कहलाएगी, प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगी। तो बेसिकली इस जनित्र की सहायता से हम क्या करने वाले हैं, प्रत्यावर्ती धारा को ही उत्पन्न करने वाले हैं। अब देखना, बेसिकली प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में क्या होता है, सबसे पहले इसकी संरचना समझते हैं। इस प्रकार से आपका क्या होता है, पहला चुंबक, और ये होता है आपका दूसरा चुंबक। ये पहला चुंबक, दूसरा चुंबक, ये होता है आपका नॉर्थ सिरा, ये होता है आपका साउथ सिरा। हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर क्या लगी रहती है, कुंडली लगी रहती है। इस प्रकार से क्या लगी रहती है, कुंडली लगी रहती है। और बेसिकली जो कुंडली है कैसी है, आयताकार कुंडली है। अब बताओ, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कहां से कहां होता है, वो सदैव नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी वो कहां आएगी, नॉर्थ से साउथ की ओर स्ट्रेट आ जाएगी। उसके बाद इसे इस प्रकार से आपकी क्या होती है, कुंडली होती है। बेसिकली ये जो भाग होता है थोड़ा इसे हम बड़ा बना लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। यहाँ पर क्या लगा रहता है, एक रिंग बनी होती है। इस प्रकार से क्या बनी रहती है, यहाँ पर एक रिंग बनी रहती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या रहती है, रिंग रहती है। क्या रहती है, रिंग रहती है। इस रिंग को कहते हैं हम क्या, आपका सर्पी वलय। क्या कहते हैं, सर्पी वलय कहते हैं। बेसिकली संरचना में आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें दो चुंबक होते हैं, इसमें कुंडली होती है जिससे सर्पी वलय जुड़े हुए रहते हैं। अब देखना क्या होता है, ये जो आपका सर्पी वलय है, इस सर्पी वलय से एक ब्रश जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है, एक ब्रश जुड़ा रहता है। इस ब्रश को क्या कहते हैं हम, कार्बन ब्रश कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन ब्रश। और ये जो है आपका इस प्रकार से जुड़ा रहता है। यहाँ पर एक क्या लगा रहता है, बल्ब लगा रहता है। ये बिंदु x, ये बिंदु क्या हो जाएगा, y। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या क्या लगा रहता है, इस प्रकार का एक ब्रश लगा रहता है। इस ब्रश से क्या जोड़ देते हैं हम, इस प्रकार से तार के माध्यम से जोड़ देते हैं बल्ब को। तो बेसिकली ये क्या है, दोनों सर्पी वलय, ये क्या आपका कार्बन ब्रश, और एक हम क्या लेते हैं, आपका एक बल्ब ले लेते हैं x और y। बेसिकली प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी। देखो धारा दिखती है क्या, नहीं दिखती है। जैसे कि मान लो बल्ब नहीं रहता आपका, एक आपके घर में बल्ब नहीं रहे और आप बटन स्टार्ट कर दो, फिर भी क्या वहां कुछ उजाला आएगा, नहीं आएगा। धारा बहेगी, धारा तो बहेगी, वहां तक पहुंचेगी भी, लेकिन बल्ब नहीं तो पता कैसे लगाओगे, धारा को तो देख नहीं सकते आप। तो उसके लिए आप क्या लगाते हो, वहां बल्ब। तो बल्ब जैसे लगाते हो, स्विच ऑन करते हो, तो धारा कहां जाती है, आपके पास जाती है सीधे। तो बेसिकली यहाँ पर भी प्रत्यावर्ती धारा बहेगी, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी, पता कैसे चलेगा, दिखने थोड़ी ना वाली है। तो बेसिकली इस बल्ब को हम इसीलिए लगाते हैं ताकि मैं जैसे ये जले तो पता चले कि यहाँ पर क्या उत्पन्न हुई है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हुई है। हाँ, अब देखना, बेसिकली ये होती है इसकी संरचना। इसमें चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एन ध्रुव, एस ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये आपको संरचना में लिखना है। हाँ, फिर होती है इसमें कुंडली होती है। इस कुंडली से दो सर्पी वलय जुड़े रहते हैं। अब इन सर्पी वलय से क्या जुड़ा रहता है, कार्बन ब्रश जुड़ा रहता है, जो कि किससे जुड़े रहते हैं, बल्ब से जुड़े हुए रहते हैं। इतनी बात समझ में आती है। हाँ, अब देखना, इससे नाम देता है ए, बी, सी और डी बेसिकली। हाँ, अब बेसिकली ये क्या हो गया, इसका अक्ष हो गया, कुंडली का ये क्या है, अक्ष है। अब हम क्या करेंगे, ये क्या हो गया, आपकी संरचना हो गई। बेसिकली क्या हो गई, आपकी संरचना। अब देखना, इसे हम क्या करेंगे, अब घुमाएंगे। क्या करेंगे, हम घुमाएंगे, मतलब कि इसे हम राउंड करवाएंगे ऐसा, मतलब कि इसे हम ऐसा घुमाएंगे। हाँ, देखो बेसिकली ये क्या है, आपकी ऐसी एक कुंडली रखी हुई है ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे ऐसे घुमा रहा हूँ, मतलब कि ये जो कुंडली आपकी कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है।
बेसिकली कुंडली कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा, इसी प्रकार से ये जो आपकी कुंडली है, ये जो इसके अक्ष है, इस अक्ष के सापेक्ष इसे मैं ऐसे घुमाऊंगा। मैं मान लेता हूँ ये क्या है, मेरी चार चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। अब पहले जो चार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थी, ये एकदम ऐसे रखा हुआ है, एकदम ऐसे रखा हुआ है, तो ऐसे गुजर रही थी आपकी। लेकिन जब मैं ऐसा घुमाना भी स्टार्ट करूंगा तो बेसिकली गुजरेगी और चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती तो क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन भी होता है। और बताओ, जब भी आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और वो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो धारा को प्रेरित करता है बेसिकली। तो आपकी यहाँ पर क्या उत्पन्न होगी, धारा उत्पन्न होगी। बेसिकली देखो, जब आपकी कुंडली ऐसे रखी हुई थी कुंडली, तो इसमें से जो चुंबकीय क्षेत्र थी वो इसके क्षेत्रफल की क्या थी, समांतर थी। लेकिन जैसे इसने घूमना स्टार्ट कर दी तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होना स्टार्ट हो गया, परिवर्तन। जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, जिससे कि क्या बहेगी, यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी। तो बेसिकली उस धारा का दिशा क्या होगी, बेसिकली उस धारा की दिशा क्या होगी, मुझे वो ज्ञात करना। तो देखो, धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए आप दो नियमों का उपयोग कर सकते हो। एक तो होता है आपका लेंज का नियम, और एक होता है आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। कौन सा, लेंज का नियम या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। एग्जाम में पूछता है क्या दाएं हाथ के नियम से हम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, तो आंसर होगा हाँ, हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। लेंज का नियम तो बना ही प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो देखो, यहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करेंगे। देखो, सबसे पहले फ्लेमिंग के दाएं हाथ के लिए हमें क्या चाहिए, दायां हाथ चाहिए। तो दाएं हाथ में भी आपको क्या चाहिए, अंगूठा, एक चाहिए आपको तर्जनी और एक चाहिए मध्यमा। देखो, आपको क्या करना है, जो अंगूठा है और जो तर्जनी है और जो मध्यमा है उसे इस प्रकार से फैला लेना है कि वो तीनों क्या एक दूसरे के लंबवत हो। देखो, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पर भी देखोगे तो कितना बन रहा है, आपको 90 डिग्री दिखने वाला है। तो इस प्रकार से फैला लेना है कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तब यदि जो आपकी तर्जनी है, बेसिकली जो आपकी तर्जनी है वो किसे बताएं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएं। देखो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे आपको क्या क्या चाहिए, एक अंगूठा चाहिए, बेसिकली आपको तर्जनी चाहिए, और क्या चाहिए, मध्यमा चाहिए, और ये तीनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। तो देखो, बेसिकली जो अंगूठा है उसे हम काम करते हैं चालक की गति की ओर, मतलब चालक की गति जहां पर होगी उस तरफ क्या कर देंगे, अंगूठे को कर देंगे। बेसिकली तर्जनी को कहां करना रहता है हमें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। कहां पे करना रहता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। और जो आपकी मध्यमा होती है वो बेसिकली आपको क्या बताती है, प्रेरित धारा की दिशा बताती है। क्या बताती है, प्रेरित धारा की दिशा बताती है। अब यदि मैं यहाँ की बात करूं, पहले रखी हुई थी तो कहीं यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता, नहीं, प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं उत्पन्न होता, तो प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। जैसे इसने ऐसा घूमना स्टार्ट कर दी, तो क्या उत्पन्न हुई, यहाँ पे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। अब बताओ, बेसिकली आपकी कुंडली ऐसे रखी हुई थी, इस कुंडली ने ऐसा घूमना स्टार्ट कर दी, है ना, तो प्रेरित धारा तो यहाँ पर संपूर्ण में उत्पन्न होगी, लेकिन इस भाग पर जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी उसकी दिशा क्या होगी, उसी दिशा को ज्ञात करने के लिए हम किसके उपयोग करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करेंगे। और वो क्या है कि अंगूठा को चालक की गति की दिशा में करना रहता है। तो बताओ, यदि मैं इस भाग पे ज्ञात करना चाहूँ, यदि मैं ज्ञात करना चाहूँ कि धारा की दिशा क्या होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ये वाला जो भाग है वो कहां पे जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। देखो ना, ये वाला जो भाग है वो कहां पे जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। तो बेसिकली जो आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम के लिए ऐसा कर दो तीनों को। अब बताओ, जो आपकी धारा की दिशा है, सॉरी, जो आपका चालक की गति है वो कहाँ है, अंदर की ओर है। ये वाला चालक की गति कहाँ है, अंदर की ओर जा रही है, तो अंगूठा अंदर की ओर। जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ है, आगे की ओर, सामने की ओर। तो ऐसा कर दिए, जो आपकी प्रेरित धारा है वो कौन बताएगी, मध्यम बताएगी। तो बताओ, मध्यमा कहाँ बता रही है, नीचे की ओर बता रही है। बेसिकली आपका ऐसा था, जब मैंने इसे ऐसा घुमाया तो बेसिकली ऐसा घूमना स्टार्ट हो गई। तो बताओ, इस भाग पे यदि मैं प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करूंगा तो ये वाला भाग कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। मतलब यहाँ पर चालक की गति कहाँ पे है, बेसिकली अंदर की ओर है आपकी। और बेसिकली ये क्या है, आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आपको इस प्रकार से फैलाना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो, आपकी तर्जनी हो। फैला दिए, जो आपकी मध्यम है वो क्या बताती है, प्रेरित धारा की दिशा। तो जो आपकी प्रेरित धारा की दिशा हो जाएगी वो कहां पर हो जाएगी, नीचे की ओर हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ जो इस भाग में जो आपकी प्रेरित धारा की दिशा होगी वो कहां होगी, नीचे की ओर होगी। हाँ, अब बताओ, अब ये वाले भाग पे क्या होगा, देखो बेसिकली ये वाला जो भाग है वो तो कहां जा रहा है, अंदर जा रहा है। लेकिन ये वाला भाग कहां जा रहा है,
बाहर आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो चालक की गति हो जाएगी वो कहाँ पे हो जाएगी, बाहर की ओर। ये भाग जा रहा है अंदर, तो चालक की गति अंदर माने थे हमने अंगूठे को, ये वाला भाग जा रहा है बेसिकली बाहर, तो चालक की गति को कहाँ मानेंगे, बाहर। तो देखो बेसिकली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चालक की गति कहाँ है, बाहर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र आपका कहाँ है, ऐसा है बेसिकली। तो आपका मध्यमा कहाँ है, आएगा ऊपर की ओर, और मध्यमा जिस डायरेक्शन में आता है उस डायरेक्शन में क्या होती है आपकी प्रेरित धारा की दिशा। तो प्रेरित धारा की दिशा कैसे हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। तो जो आपकी प्रेरित धारा है वो कैसे बहेगी, आपकी इस प्रकार से प्रवाहित होने वाली। समझ में आया? देखो बेसिकली जब आपकी कुंडली कैसे रखी थी, ऐसे रखी हुई थी, तो कोई विद्युत बल उत्पन्न नहीं होता, कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जैसे हमने इसे खुद हमने प्रयास किया अपने से घूमी है, जैसे हमने इसे घुमाना स्टार्ट किया तो चालक की गति अंदर की ओर थी, जिससे प्रेरित धारा की दिशा नीचे की ओर आई। ये वाले भाग पर यदि मैं बात करूं, चालक की गति बाहर की ओर थी, मतलब आपकी ओर थी, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न है, प्रेरित धारा की दिशा ऊपर उत्पन्न है। और इसके लिए हमने क्या किए, फ्लेमिंग के दायात के नियम का उपयोग बेसिकली किए हैं, हाँ, और बेसिकली यहाँ पर भी ऐसा किए हैं। तो इस प्रकार से प्रेरित धारा की दिशा क्या हो गई, ये हो गई। अब देखना यहाँ पर ये जो आपकी प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है वो जाएगी कैसे, देखो यहाँ से होते जाएगी, ऐसे होते जाएगी, बेसिकली यहाँ आएगी। अब बताओ सर्पी विलय किससे जुड़ा है, इस वाले भाग से जुड़ा है, तो बेसिकली यहाँ से जाएगी आपकी धारा ऐसे बहेगी, ऐसे बहते हुए यहाँ से तक आएगी। अब ये वाला जो सर्पी विलय किससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, तो यहाँ ऐसा अब बेसिकली वो होते हुए ये देखो, तो ये क्या हो गया, हमारा एक संपूर्ण विद्युत परिपथ पूरा हो गया बेसिकली। हाँ, तो जब हम एक कुंडली को केवल चुंबक के दो ध्रुव के मध्य रख देते तो कोई भी प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जैसे उसे हम क्या करते हैं, घुमाना स्टार्ट करते हैं अपने प्रयास से, तो बेसिकली क्या उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और प्रेरित धारा उत्पन्न होने इसका पता कैसे चलेगा, जब आपका बल्ब है वो क्या लगेगा, जलने लग जाएगा। तो मैं समझ में आ जाएगी प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। उसकी जो दिशा होगी वो बेसिकली कैसी होगी, आपकी ऐसे होगी। प्रेरित धारा की दिशा ये हो गई। अब बेसिकली ये जो है इसे समझने का प्रयास करना, थोड़ा इसे समझने का प्रयास करना। तो देखो इसके लिए हम इन दो का काम लेंगे। देखो बेसिकली ये जो है ये आपकी कुंडली इस प्रकार से, देखो ये आपकी कुंडली है ऐसे, हाँ, इस कुंडली से ये जुड़ा है ऐसा, और एक मार्कर जुड़ा है आपका ऐसा, समझ सकते हो नीचे वाला भाग, ये वाला जो मार्कर है आपका, ये वाला मार्कर वो क्या है, छोटा है, देख लो। और ये वाला जो मार्कर है वो क्या है आपका, बड़ा है, ऐसे। देखो बड़ा मार्कर है, और बेसिकली जो नीला वाला है वो क्या है आपका, छोटा है। इतनी बात समझ में आती है? हाँ, अब देखना मैं इस मार्कर की सहायता से समझाऊंगा। देखो बेसिकली ये वाला जो है, ये आपका जो सर्पी वाला है ना, वह ऐसा रहता है वास्तव में आपका सर्पी वाला ऐसा रहता है, और इसमें क्या लगा रहता है, ऐसा, ये वाला भाग ऐसा जुड़ा हुआ रहता है, देखो यहाँ पर ऐसा। अब बेसिकली ये जो है आपका काला वाला भाग, ये जो आपका काला वाला भाग है वो बेसिकली ऐसे लगा रहता है। जब पहले ये क्या रखे थे, ऐसे रखे हुए थे, तो बेसिकली ये ऐसे, ये आपका कैसा था, ऐसा था, और ये वाला जो है वो कैसा था, ऐसा था। लेकिन तब ये कैसे थे, तब ये बेसिकली ये वाला जो भाग था वो ऐसे रखा हुआ था यहाँ पर, और ये वाला जो है वो थोड़ा नीचे था, और वो कहाँ था, यहाँ पर था। अब बताओ जैसे ही कुंडली ने घूमना स्टार्ट करी तो ये भी क्या होंगे, घूमेंगे। तो बेसिकली कैसे घूमते हैं, ये रखा है तो ये यहीं के यहीं घूमेंगे, यहीं के यहीं घूमते ऐसा आ जाते हैं। हाँ, जो आपका ये है, देखो पहले आपका इस प्रकार का था, लेकिन जैसे मैंने इसे घुमाया ना, तो बेसिकली कैसे होंगे, यहीं के यहीं घूमते, यहीं के यहीं घूमते, हमेशा याद रखना। इस बात का भी होने वाला है, इसलिए समझा दे रहा हूं अच्छे से। देखो बेसिकली ये क्या रखी थी आपकी, ऐसे रखी थी बड़ा वाला भाग, तो बेसिकली ये जब यहाँ था, जब आपकी कुंडली ऐसे घूमेगी तो घूम के कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। मतलब कि ये जो है वो जो सर्पी वाला आपको कुछ ऐसा दिखता है, उसमें कुंडली कुछ ऐसे रखी हुई होती है। तो जब कुंडली घूमते भी ना, तो यहीं के यहीं क्या घूमते हैं, इसके ये वाले घूमते हैं। बेसिकली ये भी जो भाग है वो बेसिकली कैसा होता है, यहीं के यहीं क्या करता है, मूव करता है। तो देखना यहाँ पर क्या हुआ, जैसे इसने घूमना स्टार्ट की, क्या हुआ, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, जिसकी दिशा हम ये देखते हैं। अब हम क्या बनाते हैं, देखना आपकी कुंडली कैसे रखी थी, ऐसे रखी थी। अब जैसी कुंडली ने घूमना स्टार्ट की, घूमी 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 घूमी, ये आधा चक्कर हो गया, पूरा चक्कर कब होगा, जब ऐसा आ जाएगी। तो बताओ ये आपकी कुंडली ऐसे रखी थी, जब इसने ऐसा घूमी 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 यहाँ पर आ गई, बेसिकली आधा चक्कर। तो देखना यदि मैं बात करूं, पहले ये वाला भाग क्या था आपका, ए था, बी था,
सी था, डी था। अब देखो ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, बी होगा, ये भी क्या होगा, सी होगा, और ये भी क्या होगा, डी होगा, क्योंकि सामने वाला भाग है। तो देखना जैसे ये क्या करेगा, आधा चक्कर पूरा कर लेगा, या आधा चक्कर पूरा कर लेगा, तो देखो अब सामने क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखो पहले ये वाला भाग क्या था, ये था ए, तो ये भी था ए। तो पहले देखना कौन सा भाग आगे था आपका, ए वाला भाग आगे था, बी वाला भाग ये था, सी वाला भाग था, ये वाला डी था। अब जैसे ही घूमेगी तो बताओ जो आपका ए वाला भाग था जो कि यहाँ था ए, वो यहाँ पर आ गया, जो बी वाला भाग था जो कि ये था जो कि यहाँ पर आ गया, जो आपका सी है वो कहाँ पे आ जाएगा, अब आपका बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा, और डी कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो बताओ पहले कौन सा भाग सामने था, ए बी वाला भाग था, लेकिन जैसे ही आधा चक्कर पूरा कर लेगा तो कौन सा भाग सामने आ जाएगा, सी डी वाला यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी ए वाला भाग आ जाएगा। आई बात इतनी समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब ये ऐसा था, जब ये आधा चक्कर पूरा कर चुका होगा तो सीधी वाला भाग आ जाएगा इधर, और ए बी वाला भाग आ जाएगा उधर। ऐसा थोड़ा इमेजिन भी करोगे तो आसानी से समझ में आ सकता है। तो हम आधे चक्कर की बात की स्थिति देखेंगे कि अब क्या होगा आपका। हाँ, इस प्रकार से आपके एन ध्रुव है, ये एस ध्रुव है, ये तो गति नहीं करने वाले, गति कौन करेगी बेसिकली, ये कुंडली। तो देखो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, इस प्रकार से आपकी कुंडली। हाँ देखना ऐसे। अब बेसिकली ये आधा चक्कर पूरा कर चुकी, तो सी वाला भाग और डी वाला भाग कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर, और बेसिकली ए वाला भाग और बी वाला भाग आ जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से आधा चक्कर हो जाएगा। तो अब बेसिकली ये क्या है, उसका अक्ष है। अब देखना यहाँ पर ये जो है ना, इसको और इसको ध्यान से देखना कि क्या होने वाला है। यहाँ पर देखो जब आपकी कुंडली कैसे रखी थी, ऐसे रखी हुई थी, कुंडली कैसे रखी हुई थी, ऐसे रखी हुई थी। तो बताओ बेसिकली ये भाग ऐसा था और ये वाला भाग ऐसा था, ये वाला भाग। अब जैसे घूमेगी तो इसके साथ ये भी घूमेगी, देखो ये भी, मतलब कि जैसे जैसे घूमती ना, तो ये भी क्या करते हैं, यहाँ पर घूमते हैं इस प्रकार से। तो घूमेगी और कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं उसी घूमने को भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देखना बेसिकली ये क्या है आपका, पहला वाला ये वाला भाग है। देखो पहले ये कहाँ था, यहाँ पर था। अब जैसे आपकी कुंडली ऐसे घूमना स्टार्ट होगी तो ये वाला भाग घूम के कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो बताओ जो भाग यहाँ पे था वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। मतलब कि अब यहाँ पे हमें कौन सा भाग देखने मिलेगा, छोटा वाला भाग देखने मिलेगा, ये वाला। और यहाँ पर क्या बना लेते हैं इस प्रकार से, सर्पी वाला बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सर्पी वाला इस प्रकार से बना लेते हैं। बना ली सर्पी वाले, ये यहाँ था आपका, लेकिन जैसे ही घूमेगा तो ये भी क्या करेगा, ऐसे घूमेगा और कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। इसलिए यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखना आपका जो ये वाला भाग है, कौन सा वाला भाग, ये वाला भाग, इसमें क्या था, ऐसे रखा हुआ था। तो देखो ये वाला कुंडली ने घूमी तो ये वाला भाग कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे था, रखा था ऐसे, ये वाला भाग। अब ये कुंडली घूमी, आधा चक्कर हुआ तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। मतलब कि जो आपका ये वाला भाग है वो कहाँ पे आ जाएगा, बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा। बेसिकली कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बना लेंगे आपका और एक वलय। क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम आपका और एक वलय बना लेंगे। तो आई बात समझ में। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये आपका जब ऐसे रखा हुआ था तो बेसिकली आपका ये था। जैसे आपकी कुंडली घूमेगी तो ये भी घूमेगा, तो आधे चक्कर पश्चात ये यहाँ से स्टार्ट किया, आधा चक्कर पूरा चक्कर। अभी हम केवल कुंडली कैसे घूमी, आधा चक्कर घूमे, तो वो भी क्या हो जाएगा, आधा चक्कर। तो ये वाला बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा। जो भाग ये वाला था, बेसिकली कुंडली ने आधा चक्कर लगाई तो वो आके कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो बताओ ये कहाँ पे आ जाएगा आपका, जो सीधी वाला भाग तो इधर आ जाएगा। और ये बेसिकली पता है, ये ना इसमें से गुजर नहीं रही है, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, गुजर नहीं रही है, लेकिन बेसिकली दिखाने में आ गया है। अब इतनी बात समझ में आती है। हाँ, अब बेसिकली बताओ ये वाला जो भाग था, ये वाला जो सर्पी वाला था, वो किससे जुड़ा हुआ था, वो वाला जो था उससे जुड़ा था कार्बन ब्रश। किससे जुड़ा, क्या जुड़ा था, कार्बन ब्रश जुड़ा था। तो आपका कार्बन ब्रश इस प्रकार से जुड़ा था, कार्बन ब्रश। देखो अब बेसिकली ये जो है आपका, यहाँ पे क्या था आपका, बल्ब लगा था और किन बिंदु के बीच में था, एक्स और वाई बिंदुओं के बीच में था। केवल ये गति कर सकते हैं, ये लोग गति नहीं कर सकते। हाँ, उसके बाद ये इससे कौन सा कार्बन ब्रश जुड़ा था, ये वाला। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये वाला कार्बन ब्रश ऐसे बना देंगे।
हाँ, अब ये वाले कार्बन ब्रश के साथ वाई बिंदु आपका जुड़ा था ऐसे। इतनी बात समझ में आती है। बेसिकली ये वाला जो भाग है ना उससे जुड़ा ये, और बेसिकली ये वाला जो भाग से जुड़ा ये, यही का तो है, बस थोड़ा जब हमने आधे चक्कर बात किए तो थोड़ा अलग हो गया, या सेम टू सेम वही है, थोड़ा अलग है। अब देखना यहाँ पर बेसिकली आपकी कुंडली कैसे रखी हुई थी, ऐसे रखी हुई थी, तो जब इसने आधा चक्कर पूरा कर ली तो वापस हो गया, हुए ऐसे हो गई। अब फिर से आधे चक्कर के बाद ये क्या करेगी, घूमना स्टार्ट करेगी। तो जब आधा चक्कर हुआ था तब तो ये क्या रखी थी, ऐसे रखी हुई थी, लेकिन फिर से ये क्या करेगी, घूमेगी। तो जब ये घूमेगी तो इससे संबंधित किसमें परिवर्तित होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। और यदि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो यहाँ पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो कि एक धारा को प्रेरित करेगा, और उस प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से आपको तर्जनी मध्यम अंगूठा ले लेना है। अब बताओ सीडी वाले भाग पर जो आपकी बेसिकली चालक की गति होगी वो कहाँ होगी, अंदर की होगी। कहाँ पे होगी, बेसिकली इस वाला सीडी वाला भाग है, जब भी घूमना स्टार्ट करेगा, इसलिए ये डी है, तो जब भी घूमना स्टार्ट करेगा तो सीडी वाले भाग पर जो गति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अंदर की ओर। तो गति कहाँ पर है, अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र में भी कहाँ होगा, नॉर्थ से साउथ की ओर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। तो नॉर्थ से साउथ की ओर, तो जो प्रेरित धारा की दिशा आएगी वो कहाँ आएगी, नीचे की ओर। तो बेसिकली जो आपकी प्रेरित धारा की दिशा आएगी वो कहाँ पे आएगी, आपकी नीचे की ओर। चालक की गति अंदर की ओर, आपका चुंबकीय क्षेत्र आगे की ओर है, देख लो। उसके बाद जो प्रेरित धारा की दिशा वो बताती है मध्यमा, ये क्या आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो प्रेरित धारा की दिशा कहाँ हो जाएगी, नीचे की ओर। अब हम बात करेंगे इस वाले भाग पे, देखो ये वाला भाग क्या है आपका, बेसिकली ये है। तो बताओ सीडी वाला भाग ये है, एबी वाला भाग ये है। जब आपकी कुंडली क्या करेगी, ऐसे गति करेगी, तो सीडी वाला भाग कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, इसलिए गति अंदर की ओर थी। लेकिन ये वाला भाग कहाँ जाएगा, बाहर की ओर, इसलिए गति क्या हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। तो बेसिकली हमें क्या करना है, गति बाहर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, इधर से इधर है, तो कर दिए। जो भी प्रेरित धारा की दिशा आएगी वो कहाँ आएगी, ऊपर की ओर आएगी, बेसिकली प्रेरित धारा की दिशा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रेरित धारा की दिशा ऐसे होगी, मतलब जो प्रेरित धारा है वो किस प्रकार से बह रही है आपकी, इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, बेसिकली प्रेरित धारा ऐसे निकलेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। अब बताओ ये वाला जो भाग है वो इससे नहीं जुड़ा है, वो इससे जुड़ा है। ये वाला जो भाग है सीडी वाला भाग, वो ये वाली जो भाग है आपका सीडी का, ये आपका इससे जुड़ा है। तो बेसिकली आपकी क्या होगी, जो आपकी धारा जाएगी ना वो यहां से होते हुए यहां से ऐसे जाएगी, ऐसे होते जाएगी, ऐसे होते जाएगी, ऐसे होते जाएगी। ये वाला वाला किससे जुड़ा है, इस वाले भाग से जुड़ा है। तो यहां से मत भेज देना, बस ये जुड़ा है। देखो धारा आपकी क्या हो गई, पूरी हो गई। इसी बात को समझाने के लिए मैंने आपके वो होल का उपयोग किया था। तो बेसिकली देखो ये इस प्रकार का है, धारा आपकी यहाँ से जा रही है, तो सीडी वाले भाग से क्या जुड़ा है, ये जुड़ा है बेसिकली, तो यहाँ से जाएगी आपकी धारा, है ना। बेसिकली अब ये वाला जो है वो किससे जुड़ा है, वो इससे जुड़ा है। वो केवल आपको दिख रहा है कि इसके ऊपर आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर आता भी नहीं है वो, हाँ वो डायग्राम बनाने में दिख गया है वैसा। तो बेसिकली आपकी धारा कहां से जाएगी, यहां से यहां जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। अब देखना पहले धारा का प्रवाह कहां से कहां हो रहा था, x से y, अब कहां से कहां हो रहा है, y से x। बेसिकली आपकी ये रखी थी धारा प्रवाह क्यों होती, जैसे आधा चक्कर हुआ तो धारा कहां से बह रही है, x से y। फिर जैसे आधा चक्कर हो जाएगा फिर कहां पे आएगी, y से x, फिर कहां आएगी, x से y, फिर y से x, x से y, y से x। मतलब कि आधे चक्कर पश्चात क्या है, ये वाली स्थिति है। फिर आधे चक्कर बाद कौन सी स्थिति हो जाएगी आपकी, ये वाली हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया क्या करती है, निरंतर चलते रहती है। पहले बहेगी x से y, फिर y से x, फिर x से y, फिर y से x। तो बताओ पहले आपकी धारा कहां से कहां जा रही है, x से y, फिर कहां जा रही है, y से x से y, y से x से y से x। तो यहाँ पे जो धारा उत्पन्न होगी वो कौन सी धारा होगी, प्रत्यावर्ती धारा। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा होती है जो कि अपनी दिशा को समय के साथ क्या करती है, निरंतर बदलती रहती है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या उत्पन्न हुई है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो गई। और इस जनित्र की सहायता से हमने क्या सीख लिया, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करना सीख लिए। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक कुंडली होती है जिसे हम दो ध्रुव के बीच में रख देते हैं, और बेसिकली इसके अक्ष के सापेक्ष इसे हम क्या करते हैं, इसे रोटेट करते हैं। तो जब हम रोटेट करते हैं तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है। इसमें सर्पी वायर लगे रहते हैं, इन सर्पी वायर से आपके कार्बन पर जुड़े रहते हैं। आप चाहे तो इसे नाम C1, इसे नाम C2 दे सकते हो। हाँ तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका C1, ये हो जाएगा आपका C2, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा आपका
C2। जैसे ही घूमना स्टार्ट करती तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जिसकी दिशा इस प्रकार से होती है। हमने समझते कैसे होती है, फ्लेम के तहत की नहीं से गैप की। आधे चक्कर के पश्चात क्या होता है, जो आपका AB वाला भाग था वो हो जाता है पीछे और जो CD वाला भाग था वो हो जाता है आगे, जिसके कारण जो स्थिति इस प्रकार से आपकी निर्मित होती है। बेसिकली याद रखना अपने ही स्थान पे घूमता है, सर्कुलर को हमेशा रखना अपने स्थान पे घूमता है। हाँ, तो बस अपने स्थान पे घूमता है ये, तो जिसके कारण ये जो आपका सीधी वाला भाग है वो भी घूमता है और ये वाला जो AB वाला भाग है वो भी घूमता है। तो यहाँ पर जो प्रेरित धारा की दिशा निकली फ्लेमिंग के दायरे के नियम से वो कहाँ निकली, y से x की ओर निकली। तो इस प्रकार से आधे चक्र पश्चात x से y, फिर y से x, x से y, y से x, तो इस प्रकार से क्या उत्पन्न हो गई, आपकी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो गई। आई बात समझ में किस प्रकार से हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करते हैं। अब देखना बेसिकली जो आपके जितने भी बांध होते हैं, जितने भी बांध होते हैं ना, वहां पे क्या करते हैं, पानी की सहायता से क्या करते हैं हम, मतलब कि विद्युत शक्ति का उत्पादन करते हैं और वही बिजली हमारे घर तक पहुंचती है। तो देखो वहां पर होता क्या है, देखो बेसिकली वहां पर भी ना इस प्रकार से कुंडली होती है, वहां पे क्या होती है, इस प्रकार से कुंडली होती है, पूरी सेम टू सेम यही व्यवस्था होती है। और जो बेसिकली आपकी टरबाइन होती है, टरबाइन जानते हो क्या होता है, जो आपकी टरबाइन होती है ना वो कहाँ लगी रहती है, यहाँ पर लगी रहती है। बेसिकली टरबाइन ऐसी होती है, बेसिकली अरे मोटर 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 समझ सकते हो, टरबाइन मोटर। बेसिकली जो आपकी टरबाइन रहती है ना वो बेसिकली इस भाग से जुड़ी हुई रहती है, इस भाग से जुड़ी रहती है। अब क्या होता है, जो बांध का जो पानी है वो इस टरबाइन पे पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, इस टरबाइन पे पड़ता है। तो ये क्या करता है, घूमता है। अब ये घूमेगा तो ये भी क्या होगा, घूमेगा, और यदि ये घूमेगा तो बेसिकली क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और जो प्रेरित धारा होगी वो क्या होगी, प्रत्यावर्ती धारा होगी। हमारे घरों में भी जो बिजली आती है ना, विद्युत धारा नहीं होती, वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। देखो फिजिक्स में क्लास 12 में हमें दो प्रकार की धारा पढ़ना है, एक विद्युत धारा जो कि चैप्टर नंबर 3 में पढ़े, वो धारा हमारे घर में सप्लाई नहीं होती है। हमारे घर में सप्लाई कौन सी धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा, जो कि समय के साथ निरंतर बदलते थे। इस बात को ध्यान में रखना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या लगा रहता है, आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पर एक टरबाइन लगा रहता है इस प्रकार से, ये टरबाइन लगा रहता है। सेम टू सेम यही व्यवस्था होती है, इससे कुछ हम बड़ा जोड़ देते हैं जिससे कि आपकी वो हो सके। तो जैसे ही इस टरबाइन पे पानी पड़ता है, जोरों का पानी पड़ता है, तो घूमती है, ये घूमती तो ये भी क्या होगी, घूमेगी, और ये घूमेगी तो क्या उत्पन्न होगी, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होगी। तो बेसिकली जो आपका बांध से हम जल शक्ति का उत्पादन करते हैं, है ना, जिसे जल शक्ति उत्पादन कहते हैं, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लागू होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो थैंक यू बोलना फैराडे जी को कि उन्होंने हमें ये बताया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है, जिस कारण हमें जो प्रत्यावर्ती धारा है वो निरंतर मिल रही है। हाँ, इतनी बात समझ में आती है। तो ये क्या हो गया, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। अब बेसिकली देखना यहाँ पर इसकी छोटी सी डेरिवेशन है वो कर लेते हैं। देखना बेसिकली यहाँ पर क्या रखा हुआ था, आपका इस प्रकार से रखा हुआ था। ये जब घूमना स्टार्ट हुआ तो इसमें क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो क्या उत्पन्न हुआ, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। उसी विद्युत वाहक बल ने प्रेरित धारा को उत्पन्न किया। तो पूरा जो निर्भरता है प्रेरित धारा की किस पे, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल बेसिकली हमें उसकी गणना करनी है यहाँ पर भी। तो बताओ इस संपूर्ण प्रोसेस में कुंडली के भीतर जो मेन कारक है वो क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्योंकि वो नहीं उत्पन्न होगा तो आपकी प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होने वाली है। तो E बराबर कितना होता है आपका, माइनस d∅/dt। क्या है ये, फैराडे का द्वितीय नियम है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, विद्युत वाहक बल के बराबर होती है, फैराडे का द्वितीय नियम। तो बेसिकली यहाँ से हमें पहले तो किसका मान चाहिए, फाई का मान चाहिए। तो देखना फाई जो होता है वो क्या होता है, BA cos थीटा। क्या होता है बेसिकली, BA cos थीटा, जहां पर B क्या होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र, A क्या होता है क्षेत्रफल सदिश, और थीटा क्या होता है इस क्षेत्रफल सदिश और B के बीच का कोण, है ना। बेसिकली ये क्या होता है आपका क्षेत्रफल सदिश। तो देखो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश कुछ नहीं होता, बस एक चीज होती है कि क्षेत्रफल के लंबवत जो भी चीज होती है उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश हो गया इस परिस्थिति में आगे की ओर, और जो चुंबकीय क्षेत्र वो कहाँ है, आगे की ओर। बताओ तो इनके बीच का कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। रख के देखो यहाँ पर cos थीटा के स्थान पे 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और 0 का इंटू जब BA से करोगे तो क्या आएगा, 0, मतलब कि यहाँ पर कोई भी फाई उत्पन्न नहीं होगा। और हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया क्या है, जब आपकी कुंडली ऐसे रखी हुई तो क्या कोई फाई उत्पन्न होता है, नहीं होता, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का गुजरते मतलब गुजर नहीं पाती, क्या होती है बेसिकली समांतर होती है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र का नहीं गुजरती, चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी तो फाई भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन आपकी कुंडली जैसे घूमना स्टार्ट होगी तो बताओ आपका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, ऐसे। अब कुंडली ऐसे घूमेगी तो बताओ
चुंबकीय क्षेत्र आपका ऐसे है, क्षेत्र सदिश आपका ऐसे, उसके बीच का क्या बदलेगा, कोण बदलेगा। कोण बदलेगा तो यहाँ तो या तो 180 आएगा, 45 आएगा, कुछ भी आएगा। तो बेसिकली तब आपके फ्लक्स का मान जीरो नहीं होगा। और हमने देखी भी थे जब की कुंडली गति करती है तो फ्लक्स में परिवर्तन जीरो नहीं होता है, देखे भी थे। तो बेसिकली ये होता है आपका फॉर्मूला phi इक्वल टू bA cos थीटा, जहां पर a क्या होता है क्षेत्रफल सदिश, b क्या होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र, थीटा होता है इन दोनों के बीच का कोण। अब देखना बेसिकली ये क्या आपकी कुंडली है। अब ये वाली कुंडली क्या कर रही है, इस प्रकार से गति कर रही है, इस प्रकार से गति कर रही है। तो देखो यहाँ पर जो आपका b है और ये क्या है आपका a है। देखो जैसे जैसे गति करेगी तो आपका क्षेत्रफल सदिश को तो बस लंबवत है क्षेत्रफल की, तो वो भी क्या करेगा, ऐसे गति करेगा। लेकिन जो b है वो तो यहाँ भी यही रहने वाला है ना, तो b और a के बीच का कोण क्या होगा, परिवर्तित होगा। b तो सदैव क्या रहने वाला है, ऐसे रहने वाला है। अब a आपका तो बदल सकता है, तो कोण क्या मान लेते हैं हम, थीटा मान लेते हैं। कोण क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखना जो कि ये जो है विद्युत जो आपका प्रतिरोधी धारा जनित्र है वो कौन सी गति कर रहा है, सोच के देखना तो घूर्णन गति कर रहा है, वृत्ताकार गति है जिसे हम घूर्णन गति भी कहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर ये जो आपकी कुंडली कैसी गति कर रही है, वृत्ताकार गति कर रही है। और वृत्ताकार गति जब कर रही है जिसे घूर्णी गति भी कहते हैं, तो जब ये वृत्ताकार गति कर रही है, घूर्णी गति कर रही है, तो बेसिकली ये क्या तय कर रही है, कोणीय विस्थापन तय कर रही है। बेसिकली देखना ये थी आपकी कुंडली, अब ये क्या कर रही है, घूमना स्टार्ट करी। हाँ तो इस प्रकार से घूमे 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 और वापस यहाँ पर आ गए। तो बताइए इसने कितना कोणीय विस्थापन तय किया, 360 डिग्री का तय किया। तो बताओ आपकी कुंडली ने यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ तक आई, तो बेसिकली कोण कितना बना होगा, इसको इससे मिला दो, इससे मिला दो, तो कोण कितना मान लिया हमने, थीटा मान लिया। जितना कोण बनता है उतना क्या होता है, कोणीय विस्थापन। बेसिकली आपकी कुंडली ऐसे थी, कितना था 90 डिग्री। अब कुंडली ने जैसे जैसे घूमी तो बेसिकली ये यहाँ पे आ गई, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, जो आपका कोण बनेगा वो क्या होगा, कोणीय विस्थापन, जो कि कोणीय विस्थापन मैंने आपको कितना बताया, थीटा मान लिया है। अब बेसिकली ये जो है आपका कितना कोणीय वेग से घूम रही है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। कितना कोणीय वेग से, ओमेगा कोणीय वेग। जब हम वृत्ताकार गति की बात करते हैं तो हम रेखीय वेग की बात नहीं करते, किसकी बात करते हैं, कोणीय वेग की बात करते हैं। तो बताओ जो आपका कोणीय वेग होता है ओमेगा, वो किसके बराबर होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन क्या आपका थीटा, और जो समय है उसे क्या मान लेते हैं हम, टी मान लेते हैं। इसलिए कोणीय वेग जिसे हम ओमेगा कहते हैं, कोणीय विस्थापन जिसे हम थीटा कहते हैं, समय। कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। अब यदि यहाँ से आप किसका मान निकालना चाहो, थीटा का मान निकालना चाहो, तो थीटा का मान क्या निकलेगा, ओमेगा इंटू टी। टी का इंटू कर देंगे तो थीटा की वैल्यू कितना निकलेगा, ओमेगा इंटू टी। यहाँ पर उसी की वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी। क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी। तो ये वाले जो फाई का मान तो चाहिए था, फाई का मान कितना निकल गया, bA cos ओमेगा टी। इसे हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो देखो E बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का डी बाय ऑफ dt, क्या हो जाएगा BA cos ओमेगा टी। ओके इतना। अब बताओ B क्या है आपका, चुंबकीय क्षेत्र जो कि नियत रहने वाला है। क्षेत्रफल सदिश देख ही लिए, वो तो बोलता है मुझे लंबवत ही रहने वाला है, वो भी नियत रहने वाला है। cos ओमेगा टी ये नियत नहीं रहता है, cos ओमेगा टी की वैल्यू निरंतर बदलती रहती है। कभी cos ओमेगा टी की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, कभी 90 मिलेगी, कभी 180 मिलेगी, कभी 360 मिलेगी, बदलती रहती है। तो बेसिकली हम b को भी बाहर ला लेंगे, a को भी बाहर ला लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखना E बराबर माइनस का b a, अंदर क्या बच जाएगा, d बाय dt ऑफ cos ओमेगा टी। क्या बच जाएगा, d बाय dt ऑफ cos ओमेगा टी। अब देखना अब हमें किसका अवकलन करना है, cos ओमेगा टी का। देखो बेसिकली जो आपका cos थीटा होता है उसका अवकलन कितना होता है, माइनस का sin थीटा। यदि मैं d बाय d थीटा की बात करूं तो कितना होता है, माइनस का sin थीटा। हाँ d बाय d थीटा इज cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस sin थीटा। मतलब cos थीटा का अवकलन कितना होता है, माइनस का sin थीटा होता है। लेकिन यदि मान लेते हैं यहाँ पर क्या आ जाता है, cos थीटा के स्थान पे cos k थीटा हो जाता है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, sin k थीटा आ जाएगा। लेकिन सामने आपको क्या लिखना पड़ेगा, k भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, k भी लिखना पड़ेगा। बेसिकली क्लास 11 में से सिखाई जाती है, ये चेन रूल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, चेन रूल के अंतर्गत, है ना। चेन रूल क्या होता है, जैसे कि आपका cos थीटा का अवकलन कितना होता है, माइनस sin थीटा। तो यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या आ रहा है, k थीटा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख दो, इसके स्थान पे k थीटा। तो होगा वही, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इस k थीटा का फिर से अवकलन कर देना रहता है। जो थीटा के स्थान पे आता है उसको आपका फिर से अवकलन करना रहता है। अब बता दी मैं k थीटा का फिर से अवकलन करूंगा तो क्या आएगा आपके पास, k आता है।
क्या आता है, के आता है। तो बेसिकली बताओ cos k थीटा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का k sin k थीटा। कितनी होती है बेसिकली, माइनस का k sin k थीटा होती है। तो उसी प्रकार से cos ओमेगा t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos ओमेगा t की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा t, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सामने ओमेगा, क्या आ जाएगा ओमेगा। जैसे cos k थीटा की वैल्यू कितनी थी आपकी, माइनस का k sin k थीटा। उसी प्रकार से cos ओमेगा t की क्या हो जाएगी, माइनस का ओमेगा sin ओमेगा t। देखो cos थीटा का माइनस sin थीटा होता है, तो लिख देना cos थीटा का माइनस sin थीटा। तो थीटा के स्थान में क्या ओमेगा t, तो ओमेगा t लिख देना। लेकिन ओमेगा t का होता है फिर से अवकलन, तो ओमेगा t का अवकलन फिर से करते हैं तो क्या मिलता है हमें, ओमेगा ही प्राप्त होता है। तो बताओ cos ओमेगा t के स्थान में यहाँ का मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का ओमेगा sin ओमेगा t। देखिए तो e बराबर इसका अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस का ba। इसका अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस का ओमेगा sin ओमेगा t। आया समझ में। अब बेसिकली देखना ये भी e है, ये सॉरी ये भी माइनस है, ये भी माइनस, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा ba ओमेगा sin ओमेगा t। क्या हो जाएगा ba ओमेगा sin ओमेगा t। देखो बेसिकली जो आपका होता है ना ba ओमेगा ये किसके बराबर होता है, आपके प्रारंभिक विद्युत वाहक बल के। किसके बराबर होता है, प्रारंभिक विद्युत वाहक बल के। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस बी ओमेगा के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट बेसिकली। तो ई नॉट क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो देखो यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखना यहाँ पर एक बात देखना, ये तो कितने फेरे के लिए, यदि कुंडली में एक फेरा हो, लेकिन यदि एन फेरा हो तो बेसिकली बीए के स्थान पे क्या आ जाएगा, एन बी ए। तो इस परिस्थिति में आपके ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन बी ए ओमेगा। हाँ यदि फेरों की संख्या एक ही है तो बी ए लिख सकते हो बराबर, लेकिन यदि फेरों की संख्या n हो तो यहाँ पे इसका करना पड़ेगा n का, तो एन बी ए ओमेगा sin ओमेगा टी हो जाएगा। तब आपका एन बी ए ओमेगा क्या हो जाएगा, ई नॉट के बराबर। तो ऐसे ई की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ई नॉट का sin ओमेगा टी। तो बेसिकली ये क्या हो गया, जो यहाँ पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा इस कुंडली में वो बेसिकली ये जो है ना आपका, इसे क्या कहते हैं हम, आर्मेचर। क्या कहते हैं, आर्मेचर। ये जो आपका घूमता है इसे क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। और इसी आर्मेचर में हम क्या जोड़ते हैं, टरबाइन को जोड़ते हैं बेसिकली। आजकल के जो जनित्र होते हैं ना ऐसे बेसिकली प्रतिवर्ती धारा जनित्र, वो लगभग 500 मेगा वोल्ट इतनी शक्ति की विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। 500 मेगा वोल्ट, पता होगा 500 वोल्ट। ये जो बल्ब रहता है ना हमारे घर में, जो परिपथ रहते हैं वहां पे जो विभवांतर रहता है वो कितना रहता है, 220 वोल्ट। कितना रहता है, 220 वोल्ट। हाँ तो बताओ 500 मेगा वोल्ट कितना खतरनाक होगा। 220 मेगा वोल्ट से अब बेसिकली 200 वोल्ट 220 वोल्ट रहता है हमारे सामान्य जो भी घर में रहता है, विभवांतर जो लगाते हैं कितने रहता है, 220 वोल्ट। तो इसकी कितनी शक्ति है, 500 मेगा वोल्ट की। कितने की, 500 मेगा वोल्ट की। तो इतनी ज्यादा इसके पास पावर है कि वो 500 मेगा वोल्ट तक की विद्युत शक्ति का उत्पादन कर सकता है। बेसिकली ये जो इनकी घूर्णन आवृत्ति होती है ना, बेसिकली इनकी जो घूर्णन आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। मतलब कि इनकी जो घूर्णन आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में जितना भी आपकी कुंडली घूम जाए, एक सेकंड में जितनी भी कुंडली घूम जाए, तो बताओ कितनी घूमती है, 50 बार घूमती है। पर कितने बार, 50 बार। मतलब कि एक सेकंड में कितने बार घूम जाती है, 50 बार घूम जाती है, इतनी तेज घूमती है। इसीलिए तो कितनी उत्पन्न होती है, 500 मेगा वोल्ट की। और ये कहाँ पे, भारत में ये जो विद्युत जनित्र है उनकी आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज है। मतलब कि एक सेकंड में कितना, 50 चक्कर। सोचो कितना तेज घूमता हुआ है। 50 मतलब क्या, हमारी मतलब मैंने बोला भी ना तो अभी तक लगभग 100 कितने चक्कर हो गए पता नहीं, है ना। तो उतने चक्कर लगाती है एक सेकंड में। लेकिन अमेरिका की बात करें तो वो कितना है, 60। कितना है, 60। मतलब कि वहां पर जो विद्युत जनित्र होते हैं वहां पर एक सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, 60।